हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इवनिंग स्टडी चैनल में। आज की क्लास में हम लोग एमसीक्यू क्लास 10th का सेट देखेंगे, सेट नंबर 2। सेट नंबर 1 मैंने पिछले क्लास में करवाया था। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -4 एंड 1, 2 इज ट्राइसेक्टेड बाय द पॉइंट पी क्यू। तो यहाँ पी क्यू में ए और बी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ये 4 ऑप्शन आपके पास। कहने का मतलब है कि ये लाइन मान लीजिए ए बी, ठीक है। ए और ए का कोऑर्डिनेट है 3, -4 और बी का कोऑर्डिनेट है आपको 1, 2 और पी क्यू जो है वो 2 पॉइंट है जो उसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी 3 हिस्से में बांट रहा है। a-2 5/3 b। तो ए बी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए इसको सेक्शन बाई सेक्शन फॉर्मूला से बना सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए ए और ये पी है, ठीक है, और ये बी पॉइंट है, पी पॉइंट मान लीजिए। तो पी पॉइंट इसको ए बी को 1:2 रेशियो में बांटेगा, 1:2 रेशियो में बांटेगा। क्यों? ये पॉइंट बी है आपको 1, 2, क्योंकि देखिए ये हिस्सा यहाँ तक 1, 2, 3 हिस्सा है। तो ये दोनों मिलकर के, ये ए पी मिलकर के एक हिस्सा बनेगा और पी क्यू मिलकर के 2 हिस्सा बनेगा। तो इसलिए 1:2 रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, mx2 nx1 से 1 1 जा 1 हो जाएगा, mx2 nx1 2 3 जा 6 बाई m + n3 हो जाएगा। m/2 करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 4 जा -8 बाई 3 हो जाएगा। यानी पी पॉइंट आपका हो जाएगा 7/3। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये -2/3 हो जाएगा। अब पी पॉइंट का देखिए, तो पी पॉइंट आपको था a-2 था, तो a का जगह 7/3 आ रहा है। तो देखिए a का जगह 7/3 आ रहा, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा, और कहीं a का वैल्यू 7/3 नहीं आ रहा। अब जैसे मान लीजिए ऑप्शन कहीं और 7/3 होता तो आप b भी निकालते, ये वाला। तो उस हिसाब में तो ये p हो जाता और ये b हो जाता। p नहीं है, a लेंगे और यहाँ पे q पॉइंट लेंगे। तो ये रेशियो हो जाता 2:1। ये हिस्सा होता 2 हिस्सा और ये हिस्सा होता 1 हिस्सा। देखिए ये इस बार 2 हिस्सा ये हो जाता और ये 1 हिस्सा हो जाता। समझ गए? तो रेशियो क्या होता 2:1। ए का कोऑर्डिनेट लेते 3 - 4 और बी का कोऑर्डिनेट होगा 1, 2। तो फिर सेक्शन फॉर्मूला क्यू के लिए लगाएंगे। क्यू के लिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, mx2 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, ये 3 है, 3 1 जा 3 बाई m + 1, m + n यानी 2 + 1 3 हो जाएगा। फिर my2 2 2 जा 4, 3 1 1 जा -4 बाई क्या होता है 3 हो जाता है। तो Q पॉइंट होता है 5/3 और 0/3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे Q क्या दिया था आपको 5/3 और B दिया था, तो B का वैल्यू 0/3 यानी 0 हो जाएगा। तो B का वैल्यू आपका हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। किसी एक यहाँ पे एक ही पॉइंट से पकड़ में आ गया था तो आप फट से ऑप्शन मार सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन है, इफ द लाइन सेगमेंट, इफ द टेंजेंट पी ए एंड पी बी, टेंजेंट पी ए और पी बी है। देखिए ये टेंजेंट है पी ए और पी बी, पी ए और पी बी फॉर्म ए पॉइंट पी, फ्रॉम ए पॉइंट पी, पी पॉइंट से विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ है, एंड इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है। मतलब कि ये जो पॉइंट जो है सेंटर ओ पे पी टेंजेंट जो है वो 80 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी 80 डिग्री है। देन फाइंड एंगल पी ओ ए पूछ रहा है, पी ओ ए ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 80 है तो ये 40-40 होगा, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच काटता है। और ये 80 है तो ये तो 100 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि सर्कल पे जब हम लोग टेंजेंट खींचते हैं और ये सेंटर है, तो ये अगर 80 है तो ये कितना हो जाएगा, ये इन दोनों का सम, मान लीजिए P और Q है, पी क्यू का सम 180 होता है, पढ़े होंगे। जिसमें से P नहीं पता है, Q तो 80 पता है, इक्वल टू 180। तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा 100। अब जब P 100 है तो ये 50-50 में बटेगा। तो POA आपसे पूछा जा रहा है तो आंसर हो जाएगा 50। दिख रहा है ना POA, ठीक है। देखिए ये POA 50 डिग्री हो जाएगा, आपको हाफ हाफ में बांट रहा है, समझ रहे हैं। अगर ये फिगर में क्लियर नहीं हो तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे 2 टेंजेंट बन रहा है, ओके, 2 टेंजेंट बन रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर ये सेंटर है, सेंटर से ये लाइन है, ये 80 डिग्री है, तो ऑब्वियस है ये 100 डिग्री हो जाएगा। और ये जो लाइन होता है ये आधा आधा पार्ट में बांटता है 40-40 डिग्री में, क्योंकि ये क्या होता है, आप पढ़े होंगे क्लास 10 में सिमिलरिटी में।
तो ये 50 और ये भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा था, POA। तो POA हो जाएगा 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एन अनबेस्ड डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर बिटवीन 2 and 6। एक अनबेस्ड डाइस को फेंक रहे हैं, प्रोबेबिलिटी गेटिंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में कौन कौन नंबर आ जाएगा, 2 और 6 के बीच में आ जाएगा 3, 4, 5, यानी इवेंट की संख्या हो गई आपको 3, और सैम्पल स्पेस तो ऐसे भी 6 है, तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी NE/NS, यानी हो जाएगा 3/6, यानी हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ ए पॉइंट P इज़ ऑन x एक्सिस सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज़ 3 यूनिट, यानी कि x एक्सिस पे कोई पॉइंट है P, ये x एक्सिस मान लीजिए, और ओरिजिन से इसकी दूरी है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की दूरी है, यानी ये पॉइंट 30 हो जाएगा। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ Q ऑन OY पे कोऑर्डिनेट Q पूछ रहा है, OY एक्सिस है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या पूछ रहा है, पॉइंट Q पूछ रहा है, सच दैट OP इक्वल टू OQ। OP और OQ की दूरी क्या है, इक्वल, यानी O से P की दूरी है उतना ही O से Q की दूरी, यानी 3 ये भी है, तो ये हो जाएगा 0, 3, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। सिंपल सी बात है, ये दूरी 3 है, यहाँ से भी दूरी क्या है, 3 है, तो ये Q पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, 3 हो जाएगा। ठीक है, बड़ी आसानी से आप 20 नंबर उठा सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आप 20 नंबर आपके हाथों में होगा। द पेयर ऑफ इक्वेशन x + 2y + 5 = 0 एंड -3x + 6 - 6y + 1 = 0 हैव यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैन्युअल सॉल्यूशन। तो इसके लिए आपको पहले a1/a2 निकालना पड़ेगा, a1/a2। तो a1/a2 दोनों इक्वेशन का देखिए, कोएफिशिएंट x का 1 है यहाँ पे, इसका कोएफिशिएंट -3 है। फिर b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 क्या है, 2/-6 है, तो कितना आ गया, -1/3 आ गया। यहाँ भी नेगेटिव कहाँ चला जाएगा, ऊपर चल जाएगा। और c1/c2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/1 आ जाएगा, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये किसका रिलेशन होता है, ये होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, सॉरी इनफाइनाइट मैनी नहीं, नो सॉल्यूशन का होता है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन होता है। क्या होता है आपस में, पैरेलल लाइन का कंडीशन होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट x1 y1। मिड पॉइंट का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, दो कोऑर्डिनेट है, एक है x1 y1 और एक है x2 y2। इसका मिड पॉइंट m है, मान लीजिए m का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2। बड़ी आराम से आप देखते हैं, इसको मार देंगे, x1 + x2/2 y1 + y2/2, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, P डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो हम जानते हैं दुनिया का कोई भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है, 0 1 भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, समझ गए, इसलिए इक्वल होगा। P जो होगा 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, 1 से लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन डैट कैन बी क्रेव आउट ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फेयर रेडियस आर। मतलब एक सॉलिड हेमिस्फेयर है, तो ये मान लीजिए सॉलिड हेमिस्फेयर है, उससे आप कितना मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन आप क्रेव आउट कर सकते हैं। तो कोन कैसे आप क्रेव आउट करेंगे, इस तरह से क्रेव आउट करेंगे। तो स्फेयर का रेडियस आर है, तो कोन का भी रेडियस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। कोन का भी रेडियस क्या हो जाएगा, आर होगा। और कोन का हाइट भी क्या हो जाएगा, इसका हाइट भी क्या हो जाएगा, आर ही हो जाएगा। तो कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन जो क्रेव आउट कर सकते हैं, 1/3 πr² होता है, 1/3 πr² होता है। तो h भी तो आपका r है, तो 1/3 πr² r हो जाएगा, यानी π/3 r³ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर π/3 r³, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। 2 डाइस एक साथ फेंक रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर ऑन द बोथ डाइस इज। सेम नंबर माने डबलेट, सेम नंबर क्या होगा आपको, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। ठीक है, तो इवेंट की संख्या हो गई आपको 6
तो प्रोबेबिलिटी इवेंट हो जाएगी NE/NS, तो 6/36 यानी हो जाएगा 1/6, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। इफ़ 2 इज़ अ रूट ऑफ इक्वेशन एंड द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स देन q इक्वल टू। कह रहा है कि 2 इस इक्वेशन का रूट है। मान लीजिए एक इक्वेशन है px x² प्लस bx प्लस 12। अब चूँकि रूट है तो p का वैल्यू 2 डालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो 2 डालो, 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 प्लस 2b प्लस 12 इक्वल टू 0, 2b इक्वल टू -16 हो जाएगा। 12 और 16 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो b का वैल्यू हो जाएगा -8। अब यही b उसमें यूज करेंगे, x² प्लस bx प्लस q इक्वल टू 0। तो x² माइनस 8x प्लस q इक्वल टू 0। अब इसका बोला है कि इक्वल रूट है, तो इक्वल रूट है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी b², कैपिटल B लिख लीजिए, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसका b कौन है, -8 है। माइनस के 8 का स्क्वायर इंटू 4, a जो है कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है जो कि 1 है, और c जो है वो q है इक्वल टू 0। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस 4q इक्वल टू 0। तो डेट इज 64 इक्वल टू हो जाएगा 4q। 4 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 16 बार में। तो q का वैल्यू हो जाएगा 16, q का वैल्यू हो गया 16, यानी कि q का वैल्यू पूछ रहा था तो आप आंसर आ जाएगा 16। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ द इक्वेशन 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट देन k इक्वल टू, क्या हो जाएगा, इक्वल रूट है, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। b है आपको 6k, a है आपको 9 और c है आपको 4। ये b है, ये a है और ये c है। तो b हो गया 6k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 और c का वैल्यू हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। 6k स्क्वायर हो जाएगा 36k स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, 16 नमा 144, 4 से 16 आएंगे 164। 36k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 144। तो k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 144/36। ठीक है, अब रूट लगा दीजिए, k का वैल्यू पे रूट लगा दीजिए यहाँ 144/36। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 144 का रूट 12 और 36 का रूट हो जाएगा 6, 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, देखिए रूट का वैल्यू प्लस माइनस में होता है, तो k का वैल्यू हो जाएगा +2 नहीं तो -2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि इफ़ tan थीटा इक्वल टू a/b देन a sin थीटा प्लस b cos थीटा a sin थीटा माइनस b cos थीटा का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, tan थीटा दिया हुआ है a/b, तो अगर हम ट्रायंगल बनाए तो tan थीटा तो p/b होता है, यानी ये परपेंडिकुलर और ये बेस की तरह काम करेगा। तो ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, √a² प्लस b² होगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ से मैं sin थीटा लिख सकता हूँ क्या, sin थीटा हो जाएगा a/√a² प्लस b², और cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है तो b/√a² प्लस b² होता है। तो अब आपको लिखना है a sin थीटा, यानी a sin थीटा का वैल्यू क्या लिख देंगे, a/√a² प्लस b² प्लस b cos थीटा का क्या हो जाएगा, b/√a² प्लस b²। ठीक है, थोड़े जो बच्चे चालाक होंगे वो जानते हैं कि a² प्लस b² का रूट कटने वाला है तो वो ये नहीं लिखेंगे, लेकिन मुझे यहाँ समझाना है ताकि सारे बच्चों को समझ आ जाए, इसलिए मैं इस तरह डिटेल लिख रहा हूँ। और यहाँ पे बस प्लस के जगह -b इंटू b/√, क्या हो जाएगा, a² प्लस b² होगा। दोनों का एलसीएम सेम आएगा तो ऊपर क्या बचेगा, a² प्लस b² बाई ऐसे इस तरह से हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, उसी तरह से a² माइनस b² बाई √a² प्लस b² होगा। ये और ये कट जाएगा तो फाइनली क्या बचेगा, a² प्लस b² बाई a² माइनस b²। एलसीएम दोनों का सेम है तो ऊपर वाला भी सेम हो जाएगा, यानी a² प्लस b² हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इफ़ द एलसीएम ऑफ a एंड 18 इज 36 एंड HCF ऑफ a एंड 18 इज 2 देन a कितना वैल्यू होगा। तो यहाँ देखिए जो दो नंबर है वो a और 18 ही है। तो हम लोग पढ़े हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू उनका HCF इंटू उनका LCM होता है। तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है वो A और 18 ही है। और HCF कितना है? HCF है 2 और LCM दिया है 36। देखिए HCF के बारे में 2 लिखा है और LCM के बारे में 36 लिखा हुआ है। तो यहाँ से A बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। 18 टू 36 कट जाएगा तो A का वैल्यू हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर C। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। If PA/3 is a midpoint of the line segment joining the points Q and R, then value of A is। तो देखिए यहाँ पर ज्वाइनिंग पॉइंट है Q और R। Q है -65 और R है -23 और कह रहा है कि P जो है उसका मिड पॉइंट है। तो अभी मान लीजिए P नहीं मालूम है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकालेंगे तो -6 - 2 x1 + x2/2 होता है ना। ये मान लीजिए x1 ये x2 ये y1 ये y2 x1 y1 सॉरी x1 y1 x2 y2 x1 + x2/2 y1 + y2/2 यानी 5 + 3/2 हो जाएगा। यानी P पॉइंट हो जाएगा -8/2 और 8/2 हो जाएगा। यानी P पॉइंट हो जाएगा -4 और 4 आ जाएगा ये कट के। ठीक है, बट P हमको पहले से पता है। P कितना दिया हुआ है? P का वैल्यू दिया हुआ है A/3 और 4। तो 4 देखे मैच कर रहे हैं यानी सही बना रहे हैं। तो A/3 का वैल्यू हो जाएगा -4 तो A का वैल्यू हो जाएगा -12। ऑप्शन नंबर B। A का वैल्यू हो जाएगा -12। ठीक है, इस तरह से फटाफट आपको एग्जाम में बनाना है ताकि टाइम आपको सब्जेक्टिव के लिए बच पाए बाकी सेक्शंस के लिए। ये सेक्शन A का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन of top and bottom of tower are observed to be 1360 degree. Find the height of tower. From the top of building, एक बिल्डिंग का टॉप से डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन में नीचे देख रहा है तो यानी बिल्डिंग ऊंचाई पर होगा। और किसको देख रहा है? किसका टॉप एंड बॉटम देख रहा है? टावर का, यानी टावर उससे छोटा होगा। तभी ना बिल्डिंग का टॉप से हम टावर का टॉप और बॉटम का डिप्रेशन देख रहे हैं। डिप्रेशन में जब हम किसी चीज़ को नीचे की ओर देखते हैं टॉप पे चढ़ के उसको डिप्रेशन बोलते हैं। तो यानी ऐसे देख रहा है तो एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री। देखिए टॉप को देख रहे हैं तो 30 बन रहा है तो ये भी 30 हो जाएगा। और ये एंगल है 60 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अल्टरनेटिव एंगल्स है। इसका नाम दे दीजिए A B C D और E। ठीक है, तो ये आपको बिल्डिंग है जो कि 60 मीटर ऊँचा है और ये आपका टावर है जिसकी हाइट आपसे पूछी जा रही है h। तो अगर ये h है तो ये भी h हो जाएगा। तो ये हिस्सा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 60 - h आ जाएगा। AE वाला हिस्सा समझ रहे हैं? ये भी h हो जाएगा ये सामने वाला। ठीक है, अब यहाँ पे दो एंगल है तो दो ट्रायंगल का रिलेशन लगाएंगे। पहले लगाएंगे ABC दिख रहा है इन ट्रायंगल ABC में कौन सा एंगल है? 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं? AB/BC। tan 60 √3 होता है। AB आपको 60 है, BC नहीं मालूम तो BC हो जाएगा 60/√3। यहाँ पे थोड़ा रैशनलाइज भी कर सकते हैं पर बाद में देखा जाएगा। अब देखिए दूसरा BC के बराबर ED ही हो जाएगा क्योंकि उसी के सामने है। देखिए ये अगर 60/√3 है 60/√3 है तो ये ED भी जो होगा वो 60/√3 हो जाएगा। अब लगा देंगे इन ट्रायंगल AED में रिलेशन। इन ट्रायंगल AED में रिलेशन लगाएंगे तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AE/ED परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 30 होता है 1/√3। AE आपको कितना है? AE है 60 - h है। देखिए मैंने लिखा है AE को 60 - h और ED अभी मैंने लिखा है 60/√3। 60/√3 तो 60/√3 इंटू हो जाएगा 1/√3 से क्रॉस इंटू होके इस तरह से। ये पूरा ही टर्म जो है वहाँ चला जाएगा 1 से इंटू होने के लिए तो √3 इस तरह से लिख देंगे 60 - h। 60 - h √3 3 होता है तो 60/3 हो जाएगा बराबर 60 - h। 3 से 60 20 टाइम्स में कट जाएगा तो h आ जाएगा 60। h चला जाएगा उधर 20 चला जाएगा इधर तो h बराबर हो जाएगा 40 डिग्री 40। यानी हाइट आपका बिल्डिंग का कितना हो जाएगा? 40। ऑप्शन नंबर A। हाइट एंड डिस्टेंस का बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था। इसमें आपको समझना होगा किस पे डिप्रेशन है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये आपको सीखना पड़ेगा। वो क्वेश्चन पढ़ के ही समझ आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है
लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास पहचानना बड़ा आसान है। देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस में है, 15 में है, तो उसका लोअर लिमिट क्या है, 80। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 15 का 80। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। 17 कह रहा है एलसीएम ऑफ 2 का पावर 3, 3 का पावर 2। देखिए एक नंबर है 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 और दूसरा नंबर है 2 का पावर 2 और 3 का पावर 3। तो पहले 2 का पावर 2 है, फिर 3 का पावर 3 है। तो मैंने क्या बोला था, एलसीएम में ये दोनों जो कॉमन चीज़ है, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर लीजिए। 2 का पावर 3 और 2 का पावर 2 में क्या होगा, 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2 और 3 का पावर 3 में हाईएस्ट कौन है, 3 का पावर 3, यही ना। इसमें हाईएस्ट ये है और इसमें हाईएस्ट ये है, तो आंसर आ जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3, ऑप्शन नंबर बी। अगर इसी में एचसीएफ पूछता तो लोवेस्ट वाला लेते हैं, 2 का पावर 2 और इसमें 3 का पावर 2 होता। अगर एचसीएफ पूछता तो ये आंसर हो जाता। बढ़ते हैं, मतलब समझ रहे हैं, एलसीएम में बड़ा पावर लेंगे और एचसीएफ में छोटा पावर लेंगे, बस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स। इन तीनों लाइन के द्वारा जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकालना है। तो एक लाइन है, देखिए मैं इसको कोऑर्डिनेट में समझाता हूँ। देखिए कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए एक है x इक्वल टू 3 जो कि y का पैरेलल है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो y का पैरेलल है 3 पे, तो ये रहा इसका नाम है x इक्वल टू 3। फिर y बराबर 4 जो x का पैरेलल है 4 पे, ये 3 है तो ऑब्वियस है ये वाला 4 हो जाएगा, इसका नाम है y बराबर 4, इस लाइन का नाम। और दूसरा x इक्वल टू y, तो इसको बोलते हैं x इक्वल टू y, इस लाइन को क्या बोलते हैं, x इक्वल टू y बोलते हैं, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन, तो इस लाइन के थ्रू एरिया, तो ये ट्रायंगल जो दिख रहा है इसमें ये 90 डिग्री ऑब्वियस है, तो ये बेस हुआ और ये हाइट हुआ। तो बेस देखे कितना दूरी है, 3 का दूरी पे दिख रहा है, तो ये बेस 3 हो गया। हाइट देखे कितना का दूरी पे, देखिए ये दूरी 4 है, तो ये भी 4 हो जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस है, आपको ये बेस लिखा हुआ है, बेस है 3 और हाइट है आपको 4, यानी 2 2 जा 4 यानी 3 2 जा 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 6। तो नहीं कोई दिख रहा है आंसर, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर आंसर मिल ही जाएगा आपको ऑप्शन में, नन ऑफ दिस भी है आपको। क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। असर्शन रीजन कह रहा है कि 3 इज ए रैशनल नंबर, बिल्कुल 3 एक रैशनल नंबर, क्योंकि 3/1 p/q फॉर्म में आ रहा है और q नॉट इक्वल टू 0 है, q यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, तो रैशनल नंबर तो है, असर्शन सही है। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इररेशनल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट करेंगे तो इररेशनल बन जाएगा, बिल्कुल बात गलत है। देखिए मान लीजिए अगर √2 का करते हैं तो चलो समझ में आता है इररेशनल है, इररेशनल है। √3 भी इररेशनल है, लेकिन अगर √4 करेंगे तो वो तो 2 आ जाएगा, तो वो तो रैशनल है, क्या है, रैशनल है। तो रीज़न तो सही नहीं लग रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर √4 करेंगे तो 2 आएगा, तो रैशनल नंबर है। तो इसलिए असर्शन सही है, रीज़न गलत है। तो असर्शन ए इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इन द ट्रायंगल ए बी सी ए सी तीनों दिया हुआ है, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस ट्रिपलेट होना चाहिए। तो ए बी का स्क्वायर कर लीजिए, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। बी सी का स्क्वायर कर लीजिए, 10 का स्क्वायर जो कि 600 होता है, और ए सी का स्क्वायर कर लीजिए जो कि हो जाएगा 26 का स्क्वायर, 676 हो रहा है। तो 576 और 100 जोड़ेंगे तो 676 मिल रहा है, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर पे हमको ए सी का स्क्वायर मिल रहा है, तो ऑब्वियस है राइट एंगल ट्रायंगल, तो सेक्शन तो सही है। अब इफ़ इन द टू ट्रायंगल्स देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दो ट्रायंगल में अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो वो सिमिलर हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, रीजन सही है। लेकिन असर्शन ए का रीजन आर एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो असर्शन बोथ ए आर एंड ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन नंबर बी।
तो यह था 20 क्वेश्चन के सेट्स। मैं अगले क्लास में नेक्स्ट सेट लेकर के आऊँगा। प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।